इंग्लिश चैनल टनल 19 सेंचुरी का इंसानों द्वारा बनाया हुआ दुनिया का 7वां अजूबा है। पहाड़ों और जमीन के अंदर से टनल बनाना शायद बच्चों जैसा काम है इस चैनल टनल के सामने। इंग्लिश चैनल टनल, जिसको यूरो टनल भी बोलते हैं, समंदर के पानी के नीचे बनी हुई 50 किलोमीटर लंबी लॉन्ग टनल है। यदि वर्ल्ड मैप से देखें तो यह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है और इन दोनों कंट्री को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में समंदर के पानी के नीचे से इंग्लिश चैनल टनल को बनाया गया, जहां से हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास हो सकती है। इस टनल को बनाने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं की, बल्कि पब्लिक फंडिंग से इसको बनाया गया और यह अब तक का सबसे कॉस्टली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसकी लागत लगभग $7 बिलियन थी। टनल बनाने से पहले ही यह डिसाइड कर लिया गया कि इस टनल से किस टाइप का ट्रांसपोर्ट चलेगा, उसी के हिसाब से टनल को फिर डिजाइन किया गया। यूके एंड फ्रेंच गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के बाद जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की गई, जिससे पता चला कि सी बेड के नीचे मल्टीपल लेयर है मिट्टी की, जिसमें सबसे ऊपर एक लेयर मिली ग्रे चौक की, जिसके अंदर पानी की वजह से काफी ज्यादा दरारें और क्रैक्स थे, जो टनल बनाने के हिसाब से बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। इसके नीचे एक और लेयर मिली जो चौक मार्ल की थी और यह लेयर ऊपर की लेयर से काफी ज्यादा स्टेबल है। यह लेयर कम परमिएबल है, क्रैक्स और दरारें भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। चौक मार्ल में मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके बने चौक हमारे स्कूल में आज भी शायद यूज होते हैं। तो यह पत्थर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, जिसकी वजह से पानी के हाई प्रेशर के सामने यह लेयर भी एक रिस्क तो है, लेकिन इससे ज्यादा सेफ कोई भी लेयर नहीं थी। यह लेयर सी बेड से 35 से 45 मीटर नीचे है। 1988 में जब टनल बनाना स्टार्ट हुई तो दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि वह अपनी अपनी साइड से टनल बनाना स्टार्ट करेंगे और एक सेंटर पॉइंट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि टोटल 3 टनल एक साथ में बनाए जाएंगे, जिसमें 2 रेलवे टनल होंगे और एक सर्विस टनल होगी, और इन तीनों टनल को एक साथ में ही बनाया जाएगा। तो टनल बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन बनाई गई, जिनको टीबीएम बोलते हैं। टीबीएम हेड में कटिंग डिस्क लगे रहते हैं जो मिट्टी को काटने का काम करते हैं। टीबीएम की डिटेल्ड वर्किंग को आप इस वीडियो से समझ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड में रेलवे की टनल का डायमीटर 7.6 मीटर है और बीच की सर्विस टनल का डायमीटर 4.8 मीटर है। सबसे पहले सर्विस टनल को बनाना स्टार्ट किया गया। यह टनल रेलवे टनल से कुछ मीटर की दूरी पर आगे रखी गई, जिसका पर्पस था कि साथ में जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सके साइड में 2 रेलवे मेन टनल के लिए। इस टनल की टोटल लेंथ 50 किलोमीटर है, जबकि यह सी बेड के नीचे 38 किलोमीटर है। और जैसे ही टनल बोरिंग मशीन सी बेड के नीचे पहुंची तो यहाँ से चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए। टीबीएम का कटर हेड चौक मार्ल को कट करता है और स्क्रू कन्वेयर की हेल्प से इस कचरे को बाहर कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट इसको बाहर लेकर जाता है। अरे यह क्या हुआ, मशीन आराम से चल रही थी फिर भी टनल कोलैप्स कर गई। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था इंजीनियर्स के सामने। यूरो टनल में अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग टीबीएम यूज हुए। समंदर के नीचे पानी का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, तो एक बार आपने टनल बनाना स्टार्ट कर दिया तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते और आपको कंप्लीट टनल एक साथ में बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। टीबीएम के हेड पर पानी का जबरदस्त प्रेशर आ रहा है और टीबीएम के हेड के जस्ट पीछे एक्सक्वेशन चेंबर है, जहां पर टीबीएम हेड चौक माल को कट करने के बाद में इसमें स्टोर करता रहता है। अब मान के चलते हैं टीबीएम के हेड पर 2 बार का प्रेशर आ रहा है पानी की वजह से। अब इम्पोर्टेंट है कि टीबीएम का हेड भी वापस टनल के फेस पर 2 बार का प्रेशर मेंटेन करे, अदरवाइज टनल कोलैप्स कर जाएगी। तो इसके लिए एक्सकेवेशन चेंबर में चौक माल के कचरे को भर के रखा जाता है ताकि टीबीएम का हेड पानी के प्रेशर को बैलेंस कर सके। जब एक्सकेवेशन चेंबर में 2 बार से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसको रोटरी स्क्रू कन्वेयर से बाहर निकाला जाता है और कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट इसको मशीन के एग्जिट तक पहुंचाता है, जहां से आगे ट्रक और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। गजब हो गया, फिर से टनल कोलैप्स कर गई, क्योंकि यहाँ पर आता है चैलेंज नंबर 2। इसी तरीके से दोस्तों लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग है जब तक हमारे पास में कोई अच्छी स्किल ना हो, पर 3D एनिमेशन की स्किल आपकी यह प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। और रिसेंटली हमने एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पर आप हर टाइप का एनिमेशन सीखते हैं। साथ में आपको एक बेहतरीन 3D कम्युनिटी भी मिल जाती है, जहाँ लोगों के बीच में रहकर आप अपने आप को और ज्यादा पॉलिश कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। हमने फ्रंट साइड के प्रेशर को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन टनल बनाने के बाद में इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज पानी के प्रेशर की वजह से मिट्टी में दरारें बनने लगेगी और टनल कोलैप्स कर जाएगी। तो जरूरी है कि टनल को पूरा कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ा जाए।
और इसके लिए बनाए गए हेवी स्पेशल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रिग, जिसके अंदर आयरन के रोड डाले गए, और यह कंक्रीट रिग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले रिग से भी ज्यादा हेवी है। इन हेवी ब्लॉक को मशीन के पास में पहुंचाया गया और मशीन के हेड के पीछे सेगमेंट इरेक्टर लगे रहते हैं जो इन ब्लॉक को 1 बाय 1 उठाते हैं और टनल बनाना स्टार्ट करते हैं। जब पूरी कंप्लीट रिंग बनकर तैयार हो जाती है तो यहाँ पर थ्रस्ट सिलेंडर लगे रहते हैं जो टनल हेड को आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं टनल लाइनिंग पर बने रहने के लिए। टनल लाइनिंग का मतलब है जिस पाथ पर टनल को बनाना है उस पर टनल हेड को मेंटेन करने का काम यह हाइड्रोलिक थ्रस्ट सिलेंडर ही करते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी प्रॉब्लम फिर से आती है। यह कंप्लीट हुई टनल और हेड के बीच में फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, और यदि चौकमाल में दरारें क्रिएट हो गई और इधर से पानी आने लग गया तो टीबीएम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स या तो खराब हो जाएगा या फिर टनल ही कोलैप्स कर सकती है। तो यहाँ पर टीबीएम के चारों तरफ एक शील्ड प्रोवाइड करवाई जाती है जो टनल को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन यहाँ फिर से नए चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। यूके साइड के टीबीएम अच्छे से स्पीड में चल रही थी, लेकिन फ्रेंच साइड के टीबीएम स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि एक तो यह टीबीएम डेप्थ में थे जिसको फिर भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बड़ा चैलेंज था चौकमाल। फ्रेंच साइड में टीबीएम के सामने चौकमाल में ज्यादा दरारें थी जिसकी वजह से यहाँ पर एक कीचड़ जैसी सिचुएशन बन गई और पानी का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ने लगा। अब ऐसी कंडीशन में टीबीएम चल तो सकती है लेकिन टनल कोलैप्स होने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं। दोनों साइड के टीबीएम सेम ही तरीके से काम करते थे, लेकिन फ्रेंच साइड में स्लरी टीबीएम को यूज किया गया इस कंडीशन से बचने के लिए। इस टीबीएम में बेंटोनाइट क्ले, वाटर और पॉलीमर को मिक्स करके टीबीएम के कटर हेड से टनल फेस पर प्रेशर से भेजा गया। अब यह मिक्सर जितनी भी दरारें और क्रैक्स थे उनको बंद कर देगा, जिससे पानी रुक जाएगा और टीबीएम के फ्रंट साइड में एक फिल्टर केक बनना स्टार्ट होगा, जिससे वाटर लीकेज की कंप्लीट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और फिर टीबीएम का हेड कटिंग करता जाएगा और मशीन आगे बढ़ने लगेगी। यूके साइड और फ्रेंच साइड में ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ में टाइट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज हुआ। एक साइड में लॉकिंग मैकेनिज्म यूज हुआ तो दूसरी साइड में बोल्ट से इनको टाइट किया गया। अब यहाँ पर यह कंक्रीट रिग फिर से प्रॉब्लम है। हमने टेम्परेरी तो टनल बनाने के लिए लीकेज को रोक दिया, लेकिन इस कंक्रीट रिग के बीच में काफी ज्यादा गैप है जहाँ से पानी का रिसाव हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नियोप्रोन एंड ग्राउट सील्ड बोल्टेड लाइनिंग यूज की गई। जब टीबीएम आगे बढ़ती है तो इसकी शील्ड की वजह से यहाँ पर हल्का सा गैप रहता है और इस गैप के अंदर ग्राउट को टीबीएम बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, जिससे कंक्रीट रिग के बीच में जो भी गैप था वह फिल होता जाएगा और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ टनल बनती जाएगी। अब मशीन दोनों साइड से चल रही है और एक परफेक्ट पॉइंट पर दोनों टनल मैच करना फिर से एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए एडवांस सर्वेइंग टेक्निक काम में ली गई, जिसमें ट्रायंगल नेटवर्क बनाए गए, जायरोस्कोपिक गाइडेंस सिस्टम यूज होता है, जीपीएस और सैटेलाइट डेटा यूज होता है और सी लेवल पर पॉइंट्स बनाए गए। यह एडवांस सर्वेइंग टेक्निक सेपरेट टॉपिक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस एडवांस सर्वे से जब दोनों साइड के टनल एक पॉइंट पर मिले तो आप जानकर हैरान रह जाओगे, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की एरर आई, बाकी 99.9% दोनों टनल एकदम परफेक्टली मैच हुई। मुझे इतना शानदार रिजल्ट देखकर अपने इंडिया के इंजीनियर्स पर थोड़ी दया आने लगी। अभी रिसेंटली एक गोखले ब्रिज बना था मुंबई में, जो बर्फी वाला ब्रिज से खुले आसमान के तले मैच नहीं हुआ। इसमें इंजीनियर्स को इतना ट्रोल करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ 2.8 मीटर का ही तो मिसमैच हुआ था। हम भी गजब ही कर देते हैं कभी तो। अब यहाँ पर दोनों साइड की टनल एक जगह पर मैच तो करेगी, लेकिन हम दोनों साइड की टीबीएम को एक साथ एकदम पास में नहीं ला सकते ड्रिल करते हुए। तो यूके साइड की टीबीएम को कुछ दूरी पहले ही रोक दिया गया और फ्रेंच साइड की टीबीएम आगे बढ़ती गई। लेकिन सबसे जरूरी यह था कि जब आप यूके साइड की टीबीएम को पीछे की तरफ ले रहे हो तो आपको टनल के फेस को सील करना होगा, अदरवाइज वाटर प्रेशर से टनल कोलैप्स हो सकती है। जब फ्रेंच साइड की टीबीएम फाइनल टनल को कनेक्ट करने वाली थी तो टीबीएम के प्रेशर की वजह से यह छोटा सा एरिया कोलैप्स कर सकता है। तो यहाँ पर टीबीएम के प्रेशर को क्लोजली कंट्रोल किया गया ताकि कहीं से भी टनल कोलैप्स ना हो जाए और फाइनली दिसंबर 1990 को दोनों टनल को कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ से इन टीबीएम मशीनों का काम कंप्लीट हो गया तो इन मशीनों ने मैकेनिकल सुसाइड कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट से इन मशीनों को बाहर निकालने की कॉस्टिंग ज्यादा थी। तो फिर टीबीएम को यहाँ से नीचे की तरफ चलाया गया और परमानेंटली इनको यहीं पर दफना दिया गया। अब मशीन के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट थे जो रीयूजेबल थे, उनको निकाल लिया गया, लेकिन इन दोनों साइड की टनल को बनाने के लिए टोटल 11 टीबीएम काम में लिए गए, जिनमें से 5 को जमीन में ही दफना दिया गया।
टनल के अंदर 2 क्रॉसओवर भी बनाए गए जिसमें दोनों रेलवे टनल को कंबाइन कर दिया गया और सर्विस लाइन को साइड में से निकाला गया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर यह क्रॉसओवर बड़े स्टील गेट से सेपरेटेड रहते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में इनको यूज किया जा सकता है। यहाँ पर जो सर्विस टनल है उसको यदि हम रेलवे टनल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर सर्विस किसकी करेंगे। तो फिर रेलवे टनल से कनेक्ट करने के लिए 375 मीटर की दूरी पर क्रॉस पासेज बनाए गए जो सर्विस टनल से कनेक्ट होते हैं, जिनका यूज इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। अब टनल बनकर तो रेडी हो गई, लेकिन क्या इस टनल में ट्रेन चल भी सकती है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जब कोई भी व्हीकल खुले ग्राउंड में चलता है तो हवा का ड्रैग फोर्स व्हीकल के फ्रंट साइड में लगता है और व्हीकल इस फोर्स को दोनों साइड में डिवाइड करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन टनल में ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर हवा का ड्रैग फोर्स इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि ट्रेन को स्पीड में आगे बढ़ने ही नहीं देगा और यह पैसेंजर के कंफर्ट को भी खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन एक पिस्टन की तरह एक्ट कर रही है इस टनल के अंदर। तो इससे बचने के लिए पिस्टन रिलीफ डक्ट बनाए गए जिनका डायमीटर 2 मीटर का है। तो जब ट्रेन आती है तो पिस्टन डक्ट से एयर होते हुए दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इन पिस्टन डक्ट का वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, बस यहाँ पर जब ट्रेन चलती है तो फ्लूइड जैसी आवाज आती रहती है। टनल बनने के बाद में भी काफी सारे चैलेंज आए ट्रेन को चलाने के लिए, जिसमें से एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टनल का टेम्परेचर है। इस टनल में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो फ्रिक्शन और मोटर की हीटिंग की वजह से टनल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब ट्रेन के अंदर तो एयर कंडीशनर लगे रहते हैं पैसेंजर्स के लिए, लेकिन यह टेम्परेचर कोई जियोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट ना कर दे, इसलिए टनल का टेम्परेचर भी मेंटेन करना जरूरी है। तो दोनों साइड कंट्रीज में कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं और यह कूलिंग सिस्टम ठंडा पानी पाइप से होते हुए टनल से फ्लो करवाते हैं, जो टनल का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके रखते हैं। टनल में फ्रेश एयर को भेजने के लिए सर्विस टनल का यूज किया जाता है, जो फ्रेश एयर को भी भेजती है और खराब एयर को बाहर निकालने का काम करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में और भी बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम लगे हुए हैं। तो इंग्लिश चैनल टनल 19 सेंचुरी का इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त अजूबा है, जिसमें बिना किसी डिजास्टर के बेहतरीन इंजीनियरिंग परफेक्टली यूज की गई। इस टाइप का एनिमेशन आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हो। थैंक यू।